हाय फ्रेंड्स, आई होप यू आर डूइंग गुड। और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से रिलेटेड 6 वीडियोस मैंने पहले अपलोड किए थे, जिसमें फंडामेंटल राइट्स के बारे में मैंने बताया था। और फंडामेंटल राइट्स जिस तरह इंपॉर्टेंट है, उसी तरह फंडामेंटल ड्यूटीज भी इंपॉर्टेंट है। तो आपको मैं आज फैक्ट बताता हूँ और डिटेल्स बताता हूँ फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में, जिससे आप अवेयर होंगे कि आपको जो राइट्स मिले हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, उसके साथ आपको क्या क्या ड्यूटी निभानी है एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया। तो आप मेरे सामने जो अभी ग्लिम्स देख रहे हो वो है प्रेम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि फर्स्ट पेज है कॉन्स्टिट्यूशन का, जिसमें समराइज्ड वे में कॉन्स्टिट्यूशन का जो मेन मोटो है, मेन ऑब्जेक्टिव है, वो लिखा हुआ है। और ये प्राय हम कई जगहों पर देखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का प्रेम्बल जो है छपा हुआ होता है, क्योंकि पूरा कॉन्स्टिट्यूशन जो है प्रिंट करना ये फिजिबल नहीं है। और आप भी देख रहे हो कि कितना एफर्ट लगता है जस्ट राइट्स के वीडियोस को कवर करने में। अब ड्यूटीज मैं कोशिश करूंगा कि 1 से 2 वीडियो में कवर हो जाए। तो लंबी वीडियो ज़्यादा मैं नहीं बनाता हूँ, ताकि मुझे पता है कि आज के समय में लोगों के पास टाइम कम है। और विजुअल के साथ ऑडियो भी रखता हूँ, ताकि इफ़ यू आर इनटू ट्रैवलिंग तो एटलीस्ट आप सुन पाए, आपको पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। इसलिए मैं आपके बिहाफ में इसे रीड भी कर देता हूँ। सो अगर इससे रिलेटेड कोई फीडबैक हो तो ज़रूर बताइएगा। So the Constitution of India, the people of India having solemnly resolved to constitute India into a sovereign socialist secular democratic republic and to secure to all its citizens. So people of India, जैसा कि भारत के लोग, ये मेंशन किया हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन में, मिल करके हम लोगों ने जो है ये वचन लिया है, कसम ली है कि हम भारत और इसके नागरिक की जो है रक्षा करेंगे और सॉवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, ये कॉम्बिनेशन का एक इंडिया बनाएंगे जहां पर कोई भेदभाव, जातिवाद नहीं होगा, सबको समान अधिकार मिलेगा बात करने का। तो नीचे जैसा आप देख पा रहे, जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, लिबर्टी ऑफ थॉट एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, equality of status and opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. In our Constituent Assembly, this 26th of November 1949, do hereby adopt, enact and give to ourselves this Constitution. तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि ये एक तरीके का अंडरसाइंड है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, मतलब कि जो असेंबली है उसमें ये 26 ऑफ नवंबर 1949 को अडॉप्ट और इनेक्ट किया गया था, और हम सब इसके साक्षी है। वी आर विटनेस ऑफ इट, जो कि ठीक 15 अगस्त 1947 को हमारा देश जब आजाद हुआ था, उसके बाद आप देख रहे हो 2 साल बाद ही जो है ये इम्प्लीमेंटेशन कॉन्स्टिट्यूशन का किया गया है। और इसमें सबसे ज्यादा और कह सकते हैं ड्राफ्टिंग कमेटी और जितने लोग जो है सबको बहुत बहुत थैंक यू। और इसके फादर कहे जाते हैं डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर, जिन्होंने जो है कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करने का और ड्राफ्टिंग कमेटी का एक पूरा बेड़ा उठाया था। सो विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम मैं मूव करता हूँ अपने नेक्स्ट कंटेंट पे, जो कि है फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में आपको बताती है, जो आर्टिकल 51A पार्ट 4A में कवर्ड है। सो ये आर्टिकल आपको काफ़ी ध्यान रखना है, क्योंकि ये आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव में या फिर नॉलेज पर्सपेक्टिव में भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और आगे मैं जो डिटेल्स बता रहा हूँ उसे ध्यान से सुने। फंडामेंटल ड्यूटीज, एज अ रिस्पॉन्सिबल इंडियन सिटीजन वी हैव सर्टेन राइट्स एंड ड्यूटीज। Alongside our rights, it is crucial to be aware of our fundamental duties and fulfill them. These duties require us to adhere to the laws of the land and fulfill our legal obligations. The Indian Constitution outlines 11 fundamental duties that serve as guiding principles for citizens. These duties encompass a wide range of responsibilities, reflecting the values and ideals that contribute to the betterment of our society and nations as a whole. So अगर मैं इसको समराइज करूँ तो इसमें एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन मतलब सबसे पहले ही कह दी गई है कि आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज एन इंडियन सिटीजन। तो आप अपने आप को एक जिम्मेदार भारतीय नागरिक समझे। आपको सर्टेन राइट्स एंड ड्यूटीज दी गई है। राइट्स इस तरह से हमारे लिए क्रूशियल है, उसी तरह हमारी ड्यूटीज भी क्रूशियल है, क्योंकि जहां हम अधिकार की बातें करते हैं वहां पर हमें कुछ फर्ज भी निभाने पड़ते हैं। और ये फर्ज जो है ऑब्लिगेटरी नहीं है, बट इस पर लीगल ऑब्लिगेशंस भी है। अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, ये आगे के कंटेंट में आप समझेंगे। द ड्यूटीज रिक्वायर अस टू अडहियर द लॉज ऑफ द लैंड एंड फुलफिल आवर लीगल ऑब्लिगेशंस। मतलब फंडामेंटल ड्यूटीज तो आपके लिए बाउंड्री नहीं है, बाउंडेशन नहीं है, बट लॉ ऑफ लैंड जो है, मतलब कि जो भी आईपीसी, सीआरपीसी जो भी सेक्शंस बने हैं, जो कि अभी रिसेंट में चेंज हो गया, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम संहिता, और इसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाई है, वो आप देख सकते हैं। तो वो हमें जो है लीगल ऑब्लिगेशंस निभाने हैं। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आउटलाइंस 11 फंडामेंटल ड्यूटीज। जैसा कि मैंने कहा कि 11 फंडामेंटल ड्यूटीज है, जो कि हमें एज अ
रिस्पॉन्सिबल सिटीजन जो है निभानी है, ताकि हम अपने देश और लोगों की सुरक्षा कर सके। मूविंग टू फर्दर, इनिशियली द कॉन्स्टिट्यूशन ओनली इंक्लूडेड फंडामेंटल राइट्स विदाउट फंडामेंटल ड्यूटीज। जैसा कि आप जानते हैं कि पहले इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जस्ट फंडामेंटल राइट्स थे। 1949 में जब ये इनैक्ट हुआ था, अडॉप्ट हुआ था, तो फंडामेंटल राइट्स ही थे, उसमें ड्यूटीज नहीं मेंशन थी। तो इसकी जरूरत कब पड़ी? जब हमने देखा कि एक इंटरनल इमरजेंसी आई और उसमें ये रिक्वायरमेंट जो है जनरेट हुई। तो मैं इसे आगे बढ़ता हूँ, उसके बाद में डिटेल्स बताता हूँ आपको। इनिशियली द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ओनली इंक्लूडेड फंडामेंटल राइट्स विदाउट फंडामेंटल ड्यूटीज। द ड्यूटीज ऑफ द स्टेट वर आउटलाइंड एज डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिटी, जिसे शॉर्ट में डीपीएसपी भी कहते हैं। हाउएवर इन 1976 फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वर एडेड फॉर सिटीजन्स। The fundamental duties are taken from the constitution of the former USSR. During the internal emergency 1975 to 1977, the Congress Party established the Sardar Swan Singh Committee. In 1976, the committee recommended incorporating a separate chapter on fundamental duties in the Constitution. It emphasized the importance of the citizens recognizing their duties alongside their rights. तो जैसा कि इस पैरा में आप समझ पा रहे हैं कि एक इंटरनल इमरजेंसी जब हुई थी 1975 से 77 के दौरान, तब कांग्रेस पार्टी जो है सत्ता में थी और सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी का गठन हुआ 1976 में। द कमेटी रिकमेंडेड इनकॉर्पोरेटिंग अ सेपरेट चैप्टर ऑन फंडामेंटल ड्यूटीज इन द कॉन्स्टिट्यूशन। इट एम्फसाइज्ड द इंपॉर्टेंस ऑफ द सिटीजन्स रिकॉग्नाइजिंग देयर ड्यूटीज अलोंगसाइड देयर राइट्स। तो जैसा कि इस पैरा में आप समझ पा रहे हैं कि एक इंटरनल इमरजेंसी जब हुई थी 1975 से 77 के दौरान, तब कांग्रेस पार्टी जो है सत्ता में थी और सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी का गठन हुआ 1976 में, जिनके रिकमेंडेशन पर एक सेपरेट चैप्टर फंडामेंटल ड्यूटीज की कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड की गई और एम्फसाइज किया गया इसका इंपॉर्टेंस सिटीजन्स के लिए, उन्हें क्यों ये निभाना चाहिए। तो आपको समझ में आया कि आर्टिकल 51A पार्ट 4A में फंडामेंटल ड्यूटीज जो है इनैक्ट कैसे हुई और क्या डिटेल्स है। अब to abide by the constitution and respect its ideals and institution, the national flag and the national anthem. So सबसे पहली ड्यूटी क्या है? हमें अपनी नेशनल फ्लैग, राष्ट्रीय ध्वज और नेशनल एंथम यानी राष्ट्रीय गान के प्रति जो है काफी रिस्पेक्टफुल रहना है। और किसी भी समारोह में अगर आपको नेशनल एंथम सुनाई दे या नेशनल फ्लैग दिखे तो आप उसके प्रति जो है सैल्यूट, रिस्पेक्ट की भावना रखें और स्टैंडिंग ओवेशन दे। दूसरी ड्यूटी हमारी है fundamental duty to cherish and follow the noble idols which inspired our national struggle for freedom. तो हमारे जो नोबल आइडल्स हैं, जो हमारे राष्ट्रीय धरोहर और राष्ट्रीय चिन्ह हैं और वो स्वतंत्रता सेनानी जिन्होंने फ्रीडम फाइटर्स में नेशनल स्ट्रगल किया था हमें आज़ादी दिलाने के लिए, उनके बारे में और उनकी डिटेल्स को हम किसी भी समारोह में रखें और लोगों को उससे अवेयर कराएं कि उन्होंने कितना स्ट्रगल किया था फ्रीडम दिलाने के लिए और ये कॉन्स्टिट्यूशन को इनवाइट करने के लिए भी। इसीलिए आप देखते होंगे कि कभी भी 15 अगस्त या 26 जनवरी को कई जगह में नेशनल फ्लैग जब होस्टिंग होती है तो उसके नीचे महात्मा गांधी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह और भी फ्रीडम फाइटर्स हैं जिनकी फोटो आप नीचे देखोगे कि उन पर माल्यार्पण किया हुआ रहता है। और भीमराव रामजी अम्बेडकर, नो डाउट, जो कि फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, उनकी भी फोटो रहती है। टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सोवर्जिनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, ये थर्ड है। थर्ड ड्यूटी ये है कि आपको भारतीय सार्वभौम में एकता, अनेकता में एकता और ये सारी चीजें जो है इस पर ध्यान देना है। इंटीग्रिटी आपकी मेंटेन होनी चाहिए भारत के प्रति, ये तीसरी ड्यूटी है हमारी। चौथी ड्यूटी है टू डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विसमैन कॉल्ड अपॉन टू डू सो। सो कॉन्स्टिट्यूशन देखिए डिमांड करता है कि ये केवल आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, जो कि हमारे 3 आर्म्स हैं, एंड पुलिसमैन, इनकी ड्यूटी नहीं है कि नेशनल सर्विस या फिर जो है देश और लोगों की रक्षा करे। बट अगर आपको भी बुलाया जाए कभी वॉर में कि देश जो है आपको डिमांड कर रहा है रक्षा के लिए बॉर्डर पर, तो आपको भी जो है तैयार रहना चाहिए। इसमें कोई ऑब्लिगेशन नहीं है कि नहीं आपको जाना ही पड़ेगा बॉर्डर पे, आपको लड़ना ही पड़ेगा, बट ये आपकी अंतरात्मा से आनी चाहिए। इट्स योर ओन चॉइस, बट ये हमारा कर्तव्य है। कर्तव्य जो है वहन किया जा सकता है, कर्तव्य किसी को थोपा नहीं जा सकता है, इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन आप पे थोप नहीं रहा है कर्तव्य, ये रिक्वेस्ट है। To promote harmony and the spirit of common brotherhood among all the people of India, transcending religious, linguistic and regional or sectional diversities,
to renounce practices derogatory to the dignity of women. So काफी इंपॉर्टेंट लाइन, 5वीं नंबर जो ड्यूटी है, जिसमें आपसी भाईचारे और शांति बनाए रखने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन जो है रिक्वेस्ट करता है, बट हम आज तक देखते आए हैं 2024 तक कि कहीं ना कहीं कुछ न कुछ दंगे फसाद होते रहते हैं, तो हम अपनी फंडामेंटल ड्यूटी को पूरी तरीके से नहीं निभा रहे हैं। जब भारत देश में शांति रहेगी, आपस में भाईचारा रहेगा, तभी हम जो है कॉन्स्टिट्यूशन की ड्यूटी निभा रहे हैं अच्छी तरीके से, हम कह पाएंगे। और किसी भी तरीके के रिलीजियस और किसी भी तरीके के जेंडर, भाषा, वेशभूषा, इन सब चीजों पे और औरतों के सम्मान के प्रति हमारी बहुत बड़ी ड्यूटी है। तो औरतों के सम्मान के प्रति क्यों कही गई है? क्योंकि भारत देश में या फिर आमतौर पर ये हम समझ सकते हैं कि पुरुष अपनी रक्षा करने में कहीं ना कहीं जो है सक्षम है, और औरतें भी अपनी रक्षा करने में आज के डेट में काफी सक्षम हो चुकी है। पर पहले के समय औरतें जो है ज्यादातर हाउसवाइफ होती थी, पर आपको हर एक ऊंचे पद पर और ऑफिसर्स और रिनाउंड नेम में भी जो है वुमेन्स के नाम अब 2024 तक में दिखने लगेंगे, और दिख रहे हैं और आगे भी दिखेंगे। आपको पता होगा कि फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डॉक्टर श्रीमती प्रतिभा पाटिल जी थी। उसके बाद अभी द्रौपदी मुर्मू जी हैं। तो वुमेन्स प्रेसिडेंट के पोस्ट पर भी है, और वुमेन्स IAS IPS ऑफिसर भी है। वुमेन्स जो है प्रधानमंत्री भी रह चुकी है, इंदिरा गांधी का नाम जैसे आता है। तो वुमेन्स पीछे नहीं है, पर हाँ, एज अ मेल पर्सन हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम रिस्पेक्टफुल रहे वुमेन्स के प्रति और उनकी रक्षा करें। पर आज तक 2024 में ये देखा गया कि जिस तरह के अभया निर्भया रेप कांड हुए, जिस तरह की औरतों के प्रति जैसी लोगों की भावना रहती है भारत के अंदर, वो काफी जो है दयनीय है। तो कहीं ना कहीं हम अपनी फंडामेंटल ड्यूटीज में यहाँ भी चूक रहे हैं। तो इसे कैसे फॉलो कर सकते हैं, उस पर ध्यान दें। छठी ड्यूटी है टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ आवर कंपोजिट कल्चर। सो हमारी जो राष्ट्रीय धरोहर है, हमारी जो संस्कृति है, उसको जो है वैल्यू देना और उसकी रक्षा करना, ये हमारा मुख्य कर्तव्य है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, सारे पॉलिटिकल ऑफिशियल्स करते हैं और सारे सिटीजन्स भी करते हैं। उनमें मैं श्री नरेंद्र मोदी जी का नाम लेना चाहूँगा, जो हमारे करंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हैं, जो तीसरी बार प्राइम मिनिस्टर बने हैं। और उन्होंने किस तरह से देश विदेश में जो है भारत के कल्चर और हेरिटेज को फैलाया है, और किस तरह से जागरूक किया है कि इंडिया जो है, भारत अब एक विश्व गुरु के रूप में सामने आया है। और इंडियंस को काफ़ी वैल्यू मिली है अब कई देशों में। पहले तो US वीज़ा और कई तरह के वीज़ा मिलने में भी दिक्कत होती थी, पर अब इंडिया एक विश्व गुरु के रूप में जो है सामने आया है। तो ये कहीं ना कहीं हमारी ड्यूटीज़ जो है बहुत अच्छी तरीके से निभा रहे हैं। हमारे पॉलिटिकल सुप्रीम जो है वो भी अपनी ड्यूटी जो है काफ़ी अच्छे तरीके से निभा रहे हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज़। और एज ए इंडियन सिटीजन हमारा भी कर्तव्य है कि हम इसको आगे कैरी ऑन करें। टू प्रोटेक्ट एंड improve the natural environment including forests, lakes, rivers and wildlife, and to have compassion of living creatures। इस ड्यूटी में नेचुरल एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट, लेक, रिवर्स, वाइल्ड लाइफ, इन सबको प्रोटेक्ट करने की बात कही गई है। लिविंग क्रिएचर्स को प्रोटेक्ट करने की बात कही गई है। आपको पता होगा कि कई हजार वर्षों पहले डायनासोर धरती पे पाए जाते थे, वो धीरे धीरे एक्सटिंक्ट हो गए। उसके बाद कई एनिमल्स अभी धीरे धीरे जो है एक्सटिंक्ट होते जा रहे हैं। रीजन बीइंग कि हम उनकी रक्षा नहीं कर पा रहे हैं और अपनी फंडामेंटल ड्यूटीज पे कहीं ना कहीं चूक रहे हैं। कई लेक्स और रिवर्स, कई छोटे छोटे लेक्स है जिनको जो है लोग फिल कर देते हैं, डंप कर देते हैं, डंपिंग ग्राउंड बना देते हैं, और बाद में उस पर बिल्डिंग बन जाती है। तो हमें जो है फिर बाद में वाटर के सोर्सेस नहीं मिलेंगे, वेल्स जो है बंद हो रहे हैं। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो आप देश विदेश में देखते हैं, कई सारे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, जिसमें एक गिर फॉरेस्ट भी है। और इन सब पे जो है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इसलिए बनाई गई है कि एक ओपन वाइड एरिया में जो है जंगल तैयार किया गया है, और ऐसा जंगल जो कि गवर्नमेंट के रेगुलेशन में है और बाउंड्रीज में है। और उस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में लोग जाते हैं जंगल सफारी करने, काफी एंजॉय करते हैं और जानवरों को खुला हुआ देखते हैं, और वहाँ इंसान पिंजरे में होता है। तो देखिए किस तरह से अगर जानवर खुले और इंसान पिंजरे में है तो कितना सेफ इन्वायरमेंट है। इंसान भी सेफ है, जानवर भी सेफ है। अब अगर इंसान खुला मिले और जानवर मिले खुला, तो दोनों एक दूसरे के एंटी होते हुए सोचेंगे कि ये मुझे यहाँ पहुंचाएगा,
जानवर सोचेगा कि इंसान मुझे हार्म पहुंचाएगा और इंसान सोचेगा कि जानवर मुझे हार्म पहुंचाएगा, और इसके एवज में जो है दोनों में आपस में लड़ाई होती है और एक मारा जाता है। तो कहीं ना कहीं हमें इस बात की सीख मिलती है कि अगर जानवर खुले हैं और इंसान जो है पिंजरे में है, तो हमारे ये 11th फंडामेंटल ड्यूटीज जो है कहीं ना कहीं जो है खतरे में नहीं रहते हैं, क्योंकि ना तो कोई रेप होता है भारत में, न किसी तरीके के दंगे होंगे, न किसी तरीके की राष्ट्रीय धरोहर को जो है नुकसान पहुंचेगा, क्योंकि जानवरों में इतनी तो सूझबूझ है जितनी आज के डेट में जो है इंसानों में जो है कहीं ना कहीं वो कमी दिखती है। उसी का ही रिजल्ट है कि इतने सारे रेप, क्राइम और कई सारे पॉलिटिकल सोशल कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, तो ये सारे उसके ही रिजल्ट है। ड्यूटीज 8 में बात करूं अगर मैं, तो टू डेवलप द साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमैनिज्म एंड द स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म। साइंटिफिक टेम्पर तैयार करना और जो है कि स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी और रिफॉर्म तैयार करना, ये भी हमारी ड्यूटीज के अंदर आता है, जिसके तहत आप देखते होंगे कि भारत में जो है इसरो वगैरह और कितने भी स्पेस और साइंटिफिक जो है रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस है जो अपना काम कर रहे होते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज के तहत, तो सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड टू एब्जॉर्व वायलेंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और आज की डेट में सबको ध्यान देना चाहिए कि किसी भी तरीके की पब्लिक प्रॉपर्टी जो है, जो जनता से जुड़ी हुई है, उसे आप किसी भी सूरत में, किसी भी सीरत में डैमेज नहीं कर सकते हैं। अगर आप डैमेज करते हैं तो वो फंडामेंटल ड्यूटीज का वायलेशन है, और इस ड्यूटी के वायलेशन के लीगल इम्प्लीकेशंस भी हैं, जो कि हम देख पाते हैं कि कई गवर्नमेंट जो है इसको बहुत ही अच्छे तरीके से निभा रही है, जिसमें मैं यूपी गवर्नमेंट का भी नाम लेना चाहूँगा, जहाँ पर आप देख रहे हैं कि अगर किसी भी तरीके के राष्ट्रीय धरोहर या पब्लिक प्रॉपर्टी को डैमेज की जाती है, तो वहाँ पे उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी को भी जो है डैमेज करके वही नुकसान पहुंचाया जाता है, और उनको बताया जाता है कि समझो कि अगर तुम्हारी पर्सनल प्रॉपर्टी अगर डैमेज होती है तो तुम्हें कैसा फील होता है, जैसा तुमने पब्लिक प्रॉपर्टी को डैमेज किया है। तो इसमें बहुत ही अच्छा काम मैं कहूँगा कि उत्तर प्रदेश की सरकार में, योगी जी की सरकार जो है कर रही है, और उससे हमें सीख लेनी चाहिए। और एब्जॉर्व वायलेंस को जो है त्यागना चाहिए, जिसका कोई फायदा नहीं है मेरे हिसाब से। अगर आप देखोगे गौतम बुद्ध और महावीर, जितने भी स्वामी और 40 मॉन्क्स ऑफ इंडिया, जिनके बारे में भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा, तो 40 जो संत हैं भारत के, उनमें गौतम बुद्ध भी आते हैं। वो कहते हैं कि अहिंसा का मार्ग अपनाओ आप, हिंसा से कोई फायदा नहीं है, और महात्मा गांधी का भी यही कहना है। उन्होंने नॉन वायलेंस के जरिए ही देश को आजादी दिलाई है। हिंसा का त्याग करें और अहिंसा का मार्ग अपनाएं। टू स्ट्राइव टुवर्ड्स एक्सीलेंस इन ऑल स्फीयर्स ऑफ इंडिविजुअल्स एंड collective activity so that the nation constantly rises to higher levels of endeavor and achievement। तो इसमें कहा गया है कि कलेक्टिवली आप ऐसी एक्टिविटी करो और ऐसे काम करो, इंडिविजुअली भी, ऑल स्फीयर्स मतलब कि अक्रॉस ग्लोब अपने एक्सीलेंस को इस तरह से डेवलप करो कि देश का नाम, मान, सम्मान और भी बढ़े। इस पर हम जो है कॉमनवेल्थ गेम्स और एथलेटिक्स में जितने गोल्ड और सिल्वर, ब्रॉन्ज मेडल्स मिले हैं रिसेंट 10 ईयर्स में, वो काफ़ी जो है मोटिवेटिव और काफ़ी जो है पॉजिटिव वाइब देते हैं। और इस 10 ईयर्स में हमें भी पता है कि कौन सी गवर्नमेंट थी और किसने किस तरह से जो है फंडामेंटल ड्यूटीज़ को निभाई है, और हमें अभी इस 10 साल में जितनी तरक्की मिली है वो शायद पिछले कई सालों में बहुत ही स्लो रेट में मिली है। पर फास्ट रेट में अगर कहूँ अगर ग्रोथ की, तो लास्ट 10 ईयर्स ही है, जिसमें हमें थोड़े बहुत नुकसान तो हुई है, नोटबंदी और कई तरीके की चीज़ों से। कोरोना भी आ गई, जो कि महामारी फैल गई इस समय, लास्ट 10 ईयर्स के अंदर की ये सारी बातें हैं। पर इसमें 5G भी आया, 4G भी आया और टेक्नोलॉजी भी आई, और चंद्रयान भी सफल हुआ। तो इतनी सारी सफलताओं के सामने जो है कुछ त्याग जो है वो हमें देने पड़ते हैं। इसके साथ में अगर मैं 11 नंबर ड्यूटीज़ की बात करूँ, 11th एंड लास्ट ड्यूटी, वो है who is a parent or guardian to provide opportunities for education to his child, or as the case may be a ward between the age of 6 and 14 years। so एजुकेशन को कहीं ना कहीं 11 नंबर में रखा गया है, 11th पोजीशन में रखी गई है फंडामेंटल ड्यूटीज में। और मेरा पर्सनल ओपिनियन है और मेरा मानना है कि इसे नेशनल फ्लैग और नेशनल एंथम के बाद सेकंड पोजीशन पे रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक
जिम्मेदार देश तभी बनेगा जब वो एजुकेटेड होगा। और एजुकेशन के साथ साथ हमें कई तरीके की शिक्षा मिलती है कि अहिंसा के मार्ग पे चलना है, और ये जितनी भी ड्यूटीज है ये सारे एजुकेशन से कहीं ना कहीं हमें मिलते हैं कि हम निभा पाए। तो इसे सेकंड पोजीशन में रखना काफी इंपॉर्टेंट है। और बाकी जो भी पेरेंट्स हैं, गार्जियन हैं, उनकी ये ड्यूटी है, उनकी ये फंडामेंटल ड्यूटी है कि अपने बच्चे को मिनिमम एजुकेशन तो प्रोवाइड करे। एटलीस्ट 6 साल से 14 साल की उम्र तक में जो एजुकेशन उनको चाहिए वो एजुकेशन आप जो है जरूर प्रोवाइड करें, क्योंकि ये आपकी ड्यूटी है एज ए गार्जियन, एज ए पेरेंट्स, ये आपकी ड्यूटी है। अगर आप इसे नहीं निभा रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप इससे चूक रहे हैं। और बच्चों को पता नहीं होता है, बच्चे अबोध होते हैं, इनोसेंट होते हैं, उनको पता नहीं होता कि उनका करियर शेप कैसा जा रहा है, क्या करना है, नहीं करना है। तो एज ए गार्जियन, एज ए पेरेंट्स, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उन्हें राइट एजुकेशन प्लेटफॉर्म और मिनिमम एजुकेशन तो एटलीस्ट प्रोवाइड करें, जिससे अपना नाम और कुछ जरूरी दस्तावेज कर पाए, और जहाँ सिग्नेचर करने की जरूरत हो वहाँ सिग्नेचर, हस्ताक्षर कर पाए, ना कि अंगूठा लगाए। तो देश को आगे बढ़ाने के लिए कहीं ना कहीं एजुकेशन जो है काफी इंपॉर्टेंट है। और आपको इस एजुकेशन के ऊपर में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की एक लाइन भी मैं जो है बताता हूँ कि वो कहते हैं कि किसी भी देश और राज्य की तरक्की वहां पर होने वाले लोगों के शिक्षा उन्नति और औरतों की खासकर शिक्षा और उन्नति पे निर्भर करती है कि वह देश कितना तरक्की कर रहा है, वह राज्य कितना तरक्की कर रहा है। तो काफी अच्छी बात उन्होंने कही है कि एजुकेशन को बहुत ही इंपॉर्टेंस दी है, और हम आज के डेट में जानते हैं कि एजुकेशन कितना इंपॉर्टेंट है। लोगों के पास कई डिग्रियां है, कई नॉलेज है, और अच्छे अच्छे मेरिटोरियस स्टूडेंट्स भी आपको देखने को मिलते हैं। तो आज के डेट में जो है एजुकेशन इतना इंपॉर्टेंट है कि जिससे पेरेंट्स को काफी ध्यान देना चाहिए। आई होप ये 11 फंडामेंटल ड्यूटीज मैंने एक्सप्लेन की और आपको अच्छा लगा होगा, और कुछ बुरे पॉइंट भी शायद हो तो उसके लिए मुझे माफ करें। पर ये वीडियो में मैं कोशिश यही करता हूँ कि नॉलेज अवेयरनेस हो, ना कि कोई प्रमोशन कर रहा हूँ, ना तो किसी गवर्नमेंट का प्रमोशन कर रहा हूँ, ना किसी इंडिविजुअल का कर रहा हूँ, बट मेरे पर्सनल ओपिनियन से जो लोग अच्छा काम कर रहे हैं उनका नाम जरूर लेना चाहिए। आगे मैं आपको फंडामेंटल ड्यूटीज के फीचर्स बताता हूँ कि फंडामेंटल ड्यूटीज जो है क्यों निभाने चाहिए, इसकी विशेषता क्या है। मॉरल एंड सिविक ड्यूटी है। सबसे पहले तो ये हमारी जो है नैतिक और जो है सभ्यता की ड्यूटी है, कर्तव्य है, जो हमें निभानी चाहिए। और ये फ्रीडम और स्ट्रगल करने के बाद, नेशनल फ्रीडम फाइटर्स के स्ट्रगल के बाद हमें मिली थी, इसलिए हमारा नेशनल फ्लैग और नेशनल एंथम के प्रति जो है सिविक ड्यूटी है अंडर आर्टिकल 51A सब सेक्शन ए। और फ्रीडम स्ट्रगल अंडर आर्टिकल 51A सब सेक्शन बी भी मॉरल ड्यूटी है कि अगर देश में कोई आपत्ति आ जाए तो आप फिर से एकजुट होकर देश को आजाद करने में जो है आजादी दिलाने में सक्षम हो। रूटेड इन इंडियन ट्रेडिशंस, द फंडामेंटल ड्यूटीज आर डिराइव्ड फ्रॉम द वैल्यूज डीपली embedded in Indian tradition, mythology, religions and practices. For example, the duty to renounce practices derogatory to the dignity of the woman has been rooted in Indian traditions for the ages. औरतों की सम्मान, हमारे धर्म और धार्मिक राष्ट्रीय धरोहर का सम्मान, हमारे भारतीय कल्चर का सम्मान, ये सारा जो है फंडामेंटल ड्यूटीज की विशेषता है। एप्लीकेबल टू द सिटीजन्स, ये सारे सिटीजन्स को एप्लीकेबल है। अनलाइक सर्टेन फंडामेंटल राइट्स दैट एक्सटेंडेड टू ऑल इंडिविजुअल्स इंक्लूडिंग फॉरेनर्स, द फंडामेंटल ड्यूटीज आर स्पेशली एप्लीकेबल टू इंडियन सिटीजन्स। फंडामेंटल राइट्स जो है आपको पता है, मैंने बताई थी आपको कि ये इंडियन सिटीजन के साथ साथ कुछ कुछ राइट्स जो है फॉरेन सिटीजन्स को भी दिए गए हैं, जो कि हमारे एम्बेसडर या फिर दूसरे देशों के राजदूत जो हमारे देश में रहते हैं, जो फॉरेन एम्बेसडर्स हैं और जो फॉरेन विजिटर्स भी हैं, उन पे भी कुछ कुछ राइट्स जो है उनको मिले हुए हैं। पर ड्यूटीज जो है ये स्पेशली एप्लीकेबल है इंडियन सिटीजन्स पे। वो फॉरेनर्स अगर फंडामेंटल ड्यूटीज अगर निभा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, बट ये ऑब्लिगेटरी नहीं है उनके लिए। Non-justiciable. Similarly to the directive principles of state policy DPSP, the fundamental duties are non-justiciable. However, the Parliament has the authority to enforce these duties through suitable legislations. फंडामेंटल ड्यूटीज को जस्टिफाई करने की कोई जरूरत नहीं है, जैसे कि डायरेक्टिव स्टेट पॉलिसी है उसको भी हमें जस्टिफाई करने की जरूरत नहीं है। पर पार्लियामेंट के पास ये अधिकार है कि समय जब जैसे जरूरत पड़े फंडामेंटल ड्यूटीज, फंडामेंटल राइट्स, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को रिविजिट करे, और समय के अनुसार अगर कोई अमेंडमेंट की जरूरत है तो अमेंडमेंट किया जा सकता है पार्लियामेंट के कंसेंट पे, पब्लिक कंसेंट पे, प्रेसिडेंट कंसेंट पे, but not only one person is allowed to make changes or amendment in the Constitution of India. It's a common opinion
where Supreme Court is also involved, which is the guardian of the Indian Constitution. फंडामेंटल ड्यूटीज की क्या क्या इंपॉर्टेंस है? According to the late Prime Minister Indira Gandhi, the moral value of the fundamental duties lies in stabilizing a democratic balance by making individuals equally conscious and their duties as they are of their rights, without suppressing the importance of the rights themselves. The fundamental duties are considered important from the following viewpoint. So, लेट प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी का नाम फंडामेंटल ड्यूटीज में इसलिए आता है क्योंकि फंडामेंटल ड्यूटीज जो है उनके ही गवर्नमेंट के समय, कांग्रेस गवर्नमेंट के समय जो है फोर्स में आई थी, एक्ट में आई थी. तो इसमें जिस तरह राइट्स लोगों को पता है वैसे उनको अपनी ड्यूटी भी पता होनी चाहिए. रिमाइंडिंग सिटीजन्स ऑफ देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज. The inclusion of fundamental duties serves as a reminder to citizens that while enjoying their rights, they are also having the obligation towards their country, society and fellow citizens. अधिकार इस्तेमाल करते करते और ड्यूटी निभाते निभाते ऐसा ना हो कि किसी का आप अपमान करें, देश का, समाज का, लोगों का. उनके प्रति भी सम्मान की भावना फंडामेंटल राइट्स और ड्यूटीज में जो है एक्सपेक्टेड है. वार्निंग अगेंस्ट एंटी नेशनल एक्टिविटीज. फंडामेंटल ड्यूटीज वार्न against anti-national and anti-social activities such as burning the national flag or destroying public property. They help in fostering a sense of respect and reverence towards national symbols and public resources. So, जैसा कि मैंने कहा, राष्ट्रीय ध्वज, नेशनल फ्लैग, उसका सम्मान करना काफी जरूरी है. उसको किसी भी तरीके से अपने शरीर पर लपेटना या उसके कपड़े बनाकर पहनना, उसे पैर के नीचे रखना, जलाना और डिस्ट्रॉय करना नेशनल फ्लैग को, ये क्रिमिनल ऑफेंस है. मैं मानता हूँ ये क्रिमिनल ऑफेंस है. अगर कोई भी करता है तो उसके ऊपर में कानूनी कार्रवाई सख्त से सख्त होनी चाहिए. आप देखते हैं कि जो देश के लिए शहीद होते हैं उनके ऊपर नेशनल फ्लैग जो है कवर की जाती है, वो सम्मान के लिए की जाती है. तो नेशनल फ्लैग का भी सम्मान होता है और उस शहीद पर्सन का भी जो है सम्मान होता है. दे हेल्प इन फॉस्टरिंग सेंस एंड रिस्पेक्ट. तो ये सारे पब्लिक रिसोर्सेस और फ्लैग्स जो है ये कहीं ना कहीं जो है राष्ट्रीय धरोहर और संपदा है, इसका हमें सम्मान करना चाहिए. Inspiring discipline and commitment. Fundamental duties inspire citizens and promote a sense of discipline and commitment. They encourage citizens to actively participate in realization of national goals actively, fostering a collective effort towards national building. So, discipline और commitment जो है ये आपको बताता है कि फंडामेंटल ड्यूटी सिटीजन्स के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, किस तरह से प्रमोट करना चाहिए और डिसिप्लिन और कमिटमेंट रखनी चाहिए. जितने भी नेशनल लेवल के गेम्स होते हैं या इंटरनेशनल लेवल के गेम्स होते हैं उसमें पार्टिसिपेट करना और नेशन बिल्डिंग टुवर्ड, नेशन की बिल्ड की टुवर्ड्स अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाना और उसे गोल में रखना. तो आपका गोल है, आपका ये लक्ष्य है. Assisting in determining constitutional validity, fundamental duties play a role in judicial review. According to a 1992 Supreme Court decision, a court may consider a law to be reasonable in relation to Article 14, equality before law, or Article 19, 6 freedoms, and thus prevent it from being unconstitutional if it finds that the law in question seeks to carry out a fundamental duty. So, 1992 में सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन में ये कंसीडर किया गया था कि कोई भी कानून अगर बनाया जा रहा है तो वो फंडामेंटल राइट्स और फंडामेंटल ड्यूटीज को सुपरसीड नहीं कर सकता है, उसके ऊपर ओवर पावर नहीं कर सकता है. उसको कंसीडर करते हुए ही कोई कानून बनाना है. अगर ऐसा कोई कानून जो कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, असंवैधानिक है, तो वो सुप्रीम कोर्ट के पास पूरा अधिकार है कि ऐसे कानून और ऐसे सेक्शंस में बदलाव करे. और सुप्रीम कोर्ट के डिसीजंस और वर्डिक्स जो है आपको भी पता है कि एज अ केस डिसीजन रेफर होते हैं और कई सारे सेक्शंस में जो सजा या फिर जो बदलाव होते हैं वो उसमें जो है सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन का काफी इंपॉर्टेंट रोल होता है. पॉलिटिकल जस्टिफिकेशन. द इंक्लूजन ऑफ द फंडामेंटल ड्यूटीज वाज जस्टिफाइड बाय H.R. गोखले, द देन लॉ मिनिस्टर, एंड द इंदिरा गांधी, द देन प्राइम मिनिस्टर, एज अ means to strengthen democracy and establish a balance between rights and duties. अब अगर पॉलिटिकल जस्टिफिकेशन की बात बोलूं फंडामेंटल ड्यूटीज की, तो ये जस्टिफाइड किए गए हैं H.R. गोखले जी के द्वारा, जो कि लॉ मिनिस्टर थे इंदिरा गांधी के प्राइम मिनिस्टर के पीरियड में जब कांग्रेस गवर्नमेंट थी. उस समय उन्होंने काफी जो है डेमोक्रेसी और राइट्स ड्यूटीज में बैलेंस के ऊपर में काफी ध्यान दिया है. तो आई होप कि आपको ये पूरा वीडियो जो है काफी अच्छा लगा होगा, इंफॉर्मेटिव लगा होगा और कॉन्स्टिट्यूशन से लेकर के फंडामेंटल ड्यूटीज के इंट्रोडक्शन और डिटेल्स के बारे में, उसके बाद फंडामेंटल ड्यूटीज
क्या है 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़, वो सारी डिटेल्स में बताना। फंडामेंटल ड्यूटीज़ के फीचर्स क्या क्या है वो आपको बताए, फंडामेंटल ड्यूटीज़ की इंपॉर्टेंस आपको बताए, और आपको ये सारा इन्फॉर्मेशन कैसा लगा। सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू फॉर सो पेशेंटली वॉचिंग माई वीडियो और समझने के लिए। और आई होप कि ये एजुकेशनल और नॉलेज पर्पज़ का वीडियो आपको काफ़ी हेल्प करेगा लाइफ में। तो ऐसे वीडियोस को देखने के लिए और जानने के लिए फॉलो करें मेरे इंस्टाग्राम को और सब्सक्राइब करें मेरे यूट्यूब चैनल को जो कि है @anil-aks, और लिंक्डइन पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। वीडियोस को प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों में नॉलेज अवेयरनेस हो, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और इंश्योर करें कि आप बेल आइकन को भी दबाएं ताकि फ्यूचर में कोई भी वीडियोस अगर मेरी आती है तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिलते रहे। आई होप आपको फंडामेंटल ड्यूटीज़ काफ़ी क्लियर हुई होंगी। इससे रिलेटेड कोई भी फीडबैक हो तो जरूर कमेंट में लिखें ताकि मैं अपने वीडियो में उसे अगले वीडियो में जो है सुधार सकूं, और अगर कुछ पॉजिटिव फीडबैक है तो मुझे पॉजिटिव सेंस में जो है मोटिवेट करेंगे आगे भी कई सारे वीडियोस बनाने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और आपकी लाइफ में फंडामेंटल राइट्स और ड्यूटीज़ का बैलेंस बना रहे, यही मेरी जो है बेस्ट विशेस है। थैंक यू।